हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द क्लास। उम्मीद है कि आप सभी हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट लेसन, लेसन 13 सिजोफ्रेनिया। लेसन का नाम रहेगा सिजोफ्रेनिया। जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें सिजोफ्रेनिया के कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, एटियोलॉजी रहेगी, न्यूरोकॉग्निटिव फंक्शंस रहेंगे और वन मोर टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सब्सटेंस अब्यूज़, क्या रिलेशन रहेगी सिजोफ्रेनिया के साथ और इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं जो हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट इन सिजोफ्रेनिया डिस्क्रिप्शन के साथ। इस बच्चे का नाम रख लीजिए आरव, ताकि आपको एग्जाम्पल्स को समझने में बड़ी हेल्प होगी। तो शुरू करते हैं। सिजोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, एज वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर। प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया है जो सिजोफ्रेनिया साइकोटिक डिसऑर्डर है। सबसे पहले हम इसको ना शुरू करने से पहले मैं आपको एक इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ कि सिजोफ्रेनिया एक ऐसी टर्म है, जब भी आप किसी साइकोलॉजी टीचर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, थेरेपिस्ट किसी से भी बात करेंगे डिसऑर्डर्स के बारे में, तो आपको सिजोफ्रेनिया सबसे पहले मोस्ट कॉमन उसकी जुबान से सुनने को मिल जाएगा। हमने भी प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार सिजोफ्रेनिया का जिक्र किया है, इसके बारे में बातें की हैं और उसके साथ चलते चलते इनके साथ साथ हमने 3 टर्म्स को डिस्कस किया था। उनमें से पहली हेलोसिनेशन, सेकंड डेल्यूजन और थर्ड वन इज इल्यूजन, जो हमने डिस्कस किया था। होपफुली आप तीनों का डिफरेंस जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, अब साइकोटिक डिसऑर्डर है, क्रॉनिक है, सो दैट मीन्स ये लॉन्ग टर्म है, मतलब लंबे समय से चलता आ रहा है या चलेगा, हम ये कह सकते हैं, है ना। कैरेक्टराइज्ड बाय, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक अच्छा सा ब्रेकडाउन उस पर्सन की थॉट प्रोसेस में नजर आएगा, इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस और परसेप्शन ऑफ रियलिटी। अब परसेप्शन ऑफ रियलिटी को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक पर्सन को एनवायरनमेंट में वो स्टिमुली नजर आएंगी जो कि एक्चुअल में प्रेजेंट ही नहीं है, और उनको क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, हेलोसिनेशन। दैट मीन्स अ पर्सन रिसीविंग दोज इंफॉर्मेशन विच आर नॉट प्रेजेंट इन देयर एनवायरनमेंट, उसको कहेंगे हेलोसिनेशन। अब वो इंफॉर्मेशन हियरिंग से रिलेटेड हो सकती है, दैट मीन्स ऑडिटरी हेलोसिनेशन, जिसको हम कहेंगे कि कोई बच्चा, उसको आवाज़ें आ रही हैं अजीब अजीब सी, गाँव गी गाँ जैसे भी उसको आवाज़ें आ रही है कि मम्मा बुला रही है, लेकिन उसकी मम्मी है ही नहीं वहाँ पर घर पर, लेकिन उसको लग रहा है उसके दादा बुला रहे। मूवीज़ में कई सीन ऐसे होते हैं। अब आरव को ऐसा लग रहा है कि उसकी मम्मी बुला रही है, उसके दोस्त उसको आवाज़ लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, तो हम कह सकते हैं आरव को ऑडिटरी हेलोसिनेशन है, विजुअल हेलोसिनेशन। आरव अपने फ्रेंड से बात कर रहा है जो इस दुनिया में नहीं है, या हम कहें जो है ही नहीं, या कुछ ऐसे उसने इमेजिन किया है कि ये बात कर रहा है, लेकिन कोई है नहीं, आप नहीं देख पा रहे उसको। विजुअल हेलोसिनेशन, ये बस एग्जांपल है, इसमें दोनों ऑडिटरी और विजुअल दोनों आ गए। ठीक है, हेलोसिनेशन, होपफुली आपको परसेप्शन ऑफ रियलिटी समझ में आए। इमोशनल रेस्पॉन्सिवनेस, दैट मीन्स वो पर्सन इमोशनली आपको रिस्पॉन्स शायद ना ही करे, बिल्कुल न्यूट्रल यू विल गेट, समझ रहे हैं। थॉट प्रोसेस, थॉट प्रोसेस में कैसे डिक्लाइन देखने को मिलेगा, एक पर्सन इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में सबसे पहले तो प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि परसेप्शन ही गलत है, हम ये कह सकते हैं। थॉट प्रोसेस, इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको आसानी से याद नहीं कर पाना, वेल ऑर्गेनाइज मैनर में नहीं रख पाना, प्लान नहीं कर पाना, एग्जीक्यूट कोई फंक्शन है बेसिक जो डेली लाइफ का है वो फंक्शंस को ना कर पाना, थॉट प्रोसेस में ब्रेकडाउन होना। ये 3 मेन जो आपको सिम्टम्स या हम कहें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिजोफ्रेनिया के, जो आपको पता होना चाहिए। तो कुछ और पॉइंट्स और भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हेलोसिनेशन हमने डिस्कस किया। डेल्यूजन, दैट मीन्स फॉल्स बिलीव। डेल्यूजन को ध्यान रखने का या याद करने का एक ही तरीका है कि फॉल्स बिलीव। फॉल्स बिलीव आपको या उस पर्सन को, या हम कहें आरव को लगता है कि जो घर से बाहर लोग खड़े हैं वो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। ये क्या है, फॉल्स बिलीव, झूठा विश्वास है उसको, ऐसा कुछ नहीं है रियलिटी में। नेक्स्ट चैप्टर आपका पैरानोया से रिलेटेड है, पैरानोइड डिसऑर्डर से, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फॉल्स बिलीव समझ में है, आपको लगता है ऐसा कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको लग रहा है क्योंकि आपको गलत लग रहा है, इसलिए इसको फॉल्स बिलीव कहा जाता है। ठीक है, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपका इनकोहेरेंट स्पीच, डिफिकल्टी ऑर्गेनाइजिंग थॉट, कि आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं, सीक्वेंस में नहीं बना पा रहे हैं कि इसके बाद मुझे क्या सोचना है। और इनकोहेरेंट स्पीच, दैट मीन्स आपकी स्पीच जब हम बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमने डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग हम पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं इसकी बजाय डिल्यूजन की बजाय कुछ और बोलना शुरू कर दूं, इसके बाद मैं डायरेक्ट किसी मूवी की बात करना शुरू कर दूं,
इनकोहेरेंट स्पीच जो जिनके बीच में कोई रिलेटिविटी ना हो, या हम कहें सामंजस्य ना हो, हिंदी में सामंजस्य कहा जाता है इसको, ठीक है, रिलेटिविटी ना हो, अजीब सी अटपटी बातें जो कर रहा है, इनकोहेरेंट स्पीच डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग के अंदर आती है। क्योंकि जब एक पर्सन की जो थिंकिंग डिसऑर्गेनाइज्ड होगी ना, तो उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कुछ और सोच रहा हूँ और मैं आपको सिजोफ्रेनिया समझा रहा हूँ, तो क्या मैं समझा पाऊंगा? बिल्कुल नहीं भाई, ठीक है। सो ऑर्गेनाइज थिंकिंग जरूरी है इफ यू वांट टू सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, इफ यू वांट टू बिल्ड, ठीक है। नेगेटिव सिम्टम्स, अब भाई सिम्टम्स ना पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, हेलो ये जो ये है हमारे पास सिजोफ्रेनिया, इसमें आपको नेगेटिव सिम्टम नजर आ रहे हैं। पॉजिटिव सिम्टम दैट मीन्स समथिंग ऐड, कुछ ऐड हो रहा है। और ऐड क्या होगा ये बात ध्यान रखना भाई, आप यहाँ पर ऐड आपका अबनॉर्मल बिहेवियर होगा, अबनॉर्मल बिहेवियर, कि आप नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ ऐड हुआ है, वो क्या हुआ है जो नॉर्मल नहीं है, वो होगा पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स दैट मीन्स रिडक्शन, कुछ रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस क्या हुआ है? नॉर्मल फंक्शन, वहां पर जो अब नॉर्मल फंक्शन ऐड हुआ था, रिड्यूस हुआ है नॉर्मल फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन ये होता है कि आप नॉर्मली, अगर आपको खुशी है तो आप खुशी एक्सप्रेस करें, आपको हैप्पीनेस एक्सप्रेस करना होगा। अगर आप दुखी हैं तो आप सैडनेस शो करेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव सिम्टम्स, हेलोसिनेशन जिसको है, या सॉरी सिजोफ्रेनिया जिसको है, उसको रिड्यूस्ड इमोशनल एक्सप्रेशन, दैट मीन्स फ्लैट अफेक्ट, इसको फ्लैट अफेक्ट बोलते हैं, कि इमोशनली जो एक पर्सन है जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपनी फीलिंग्स को, लैक ऑफ मोटिवेशन, सोशल विड्रॉल, ये सभी जो कुछ सिम्टम्स हैं या हम कहें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिजोफ्रेनिया के, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो भाई सिजोफ्रेनिया, इससे तो आपको ये पता चल गया, एक बंदा जब एक सोच नहीं पा रहा, फॉर एग्जांपल मुझे ये नहीं समझ में आ रहा यार, मैं समझाऊं क्या, ऑर्गेनाइज थिंकिंग नहीं है, तो मैं कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल टू एक्सप्लेन अबाउट सिजोफ्रेनिया इन फ्रंट ऑफ यू, नहीं कर पाऊंगा भाई। सो सिजोफ्रेनिया क्या करेगी? इम्पेयर करेगी डेली लाइफ। क्योंकि अगर मैं अभी, मुझे ऐसा लगने लग जाए कि कोई मुझसे बातें कर रहा है, तो मुझसे बातें करना शुरू कर दूं, आप लोग को समझाना छोड़ दूं, समझ रहे हैं? तो आरव के साथ वो सब हो रहा है जिससे कि उसकी डेली लाइफ अफेक्ट होगी, उसमें सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, इट इज़ नॉट द सेम एज अ स्प्लिट पर्सनैलिटी। और ये बात ध्यान रखना कि जो हमने मल्टीपल पर्सनैलिटी वाला पढ़ा था चैप्टर, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, DID हमने रीड किया था, ये उस वैसा नहीं, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं सिजोफ्रेनिया के। देखिए इस पिक्चर को, आपको इसमें थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा मजा आ रहा होगा कि यहाँ से भी आवाजें आ रही हैं, यहाँ से भी आवाजें आ रही है, लेकिन पर्सन बिल्कुल परेशान है, उसने अपना सिर पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सिम्टम्स आपको पॉजिटिव नजर आएंगे, जिसमें कि अब नॉर्मल बिहेवियर ऐड होगा, ये बात ध्यान रखना, ये जो बिहेवियर है इसका एडिशन होगा भाई, ठीक है। नेगेटिव सिम्टम्स में हमेशा आपको अब्सेंस, मतलब नॉर्मल बिहेवियर कम हो जाएगा या होगा ही नहीं, रिड्यूस या फिर अब्सेंट हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है? तो पॉजिटिव सिम्टम क्या कहता है? हेलोसिनेशन, मतलब एक नॉर्मल पर्सन, आरव है यहाँ पर, आप ध्यान से सुने अब यहाँ पर समझने के लिए आपको, आरव है, आरव नॉर्मल लाइफ बिल्कुल जी रहा है भाई, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नॉर्मल लाइफ में क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, जैसा मैं अभी बात कर रहा हूँ वो देख रहा है, ठीक है। अगर आरव को उसकी मम्मी बुला रही तो मम्मी बात जा रहा है, उसकी सुन रहा है, मम्मी की बात सुन रहा है। जो आईना रखा है तो आईने को आईना समझ रहे हैं, रस्सी है तो रस्सी को रस्सी समझ रहे हैं, ऐसा, ठीक है। लेकिन अब हेलोसिनेशन कहता है कि इफ आरव रिसीविंग इंफॉर्मेशन और थिंग्स दैट आर नॉट रियल सच एज हियरिंग वॉइसेस और सीइंग विजन्स, अगर आरव को कुछ भी ऐसा सुनाई दे जो कि है ही नहीं और दिखाई दे जो कि है ही नहीं, तो वो क्या है? एडिशन है, उसके नॉर्मल बिहेवियर में कुछ ऐड हुआ है जिसको हमने हेलोसिनेशन कहा है, इसीलिए पॉजिटिव सिम्टम्स की कैटेगरी में आ गया है। डिल्यूजन, आरव को लग रहा है, अब नॉर्मल था कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर कोई हो, कोई किसी से बात करो, लेकिन अब उसको लग रहा है कि अपुनिच भगवान है, ठीक है। ग्रैंडियोसिटी, ये भी डिल्यूजन में आता है। फॉल्स बिलीव है, क्या आप भगवान हैं? नहीं है। क्या आपके पास सुपरनेचुरल पावर्स है? नहीं है। लेकिन आरव को लग रहा है कि उसके पास ऐसी पावर्स है, तो ये भी डिल्यूजन है, फॉल्स बिलीव है, तो ग्रैंडियोसिटी में आता है। पैरोनिया मतलब फॉल्स बिलीव में आता है, ये बात ध्यान रखना, नेक्स्ट चैप्टर है डिस्कस करेंगे। थॉट डिसऑर्डर, थॉट डिसऑर्डर मतलब अब आरव डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, मतलब हम कहेंगे कि उनके जो आइडियाज हैं
वो इलॉजिकल होंगे। इलॉजिकल कहेंगे तो डिसऑर्गेनाइज्ड बोल लीजिए आप, डिसऑर्गेनाइज्ड होंगे। डिसऑर्गेनाइज्ड होंगे तो उसकी जो लैंग्वेज होगी, स्पीच होगी, वो भी वेल ऑर्गेनाइज नहीं होगी, ठीक है। उनमें आपको, हम पहले भी बता चुके, कोहेरेंस नजर नहीं आएगा आपको, इनकोहेरेंट स्पीच होगी, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, और डेफिनेटली अगर आपकी थिंकिंग डिसऑर्गेनाइज्ड होगी देन हाउ कैन यू प्रिडिक्ट योर बिहेवियर, नहीं कर सकते ना। ऐसा कहा जाता है, देखिए आप लोगों ने ना एक बिल्कुल आसान सा एक डायलॉग सुना होगा कि ये तो पागल है, इसकी मत सुनना, क्या ना जाने क्या करेगा। पागल दैट मीन्स उसका मेंटल हेल्थ सही नहीं है, उसकी मेंटल प्रोसेसेस बिल्कुल सही नहीं है, इसीलिए यू कान डिटरमाइन कि उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा इस सोसाइटी में। इसीलिए कहा जाता है कि उसकी जो मेंटल प्रोसेसेस है वो बैलेंस नहीं है, सही नहीं है मेंटल हेल्थ कंडीशन, उसका बिहेवियर आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो सेम आपका जो थॉट डिसऑर्डर है, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग आपके बिहेवियर को अफेक्ट करेगा ही करेगा। सो ये सभी पॉजिटिव सिम्टम में आते हैं। नेक्स्ट नेगेटिव सिम्टम। नेगेटिव सिम्टम फ्लैट इफेक्ट, मतलब आप अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे थे लेकिन अब नहीं कर रहे, मतलब रिड्यूस हुआ है, कुछ ना कुछ कम हुआ है, हम ये कह सकते हैं। रिड्यूस इमोशनल एक्सप्रेशन हम बोल सकते हैं। एपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, अब मोटिवेशन कम हो रहा है, आप मोटिवेटेड नहीं अपनी उन एक्टिविटीज को जो आप डेली करते थे, मोटिवेट इंटरेस्ट नहीं आपका बन पा रहा। सोशल विड्रोल, सोशल इंटरेक्शंस, आपको लोगों से बात करना पसंद नहीं है। एनेडोनिया, आप प्लेजर को एक्सपीरियंस करने की जो आपकी खूबी खो रहे हैं, मतलब आपको जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज उनमें मजा ही नहीं आता। फॉर एग्जांपल किसी को स्विमिंग करने में मजा आता था, अब नहीं आ रहा है, दैट मींस एनेडोनिया है, इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर, उसे एनेडोनिया कहा जाता है, ठीक है। और ये अच्छी खासी लाइफ को तबाह कर सकते हैं ये सिम्टम्स, ये तो आपको पता है। सो ऑनसेट, ऑनसेट आप लोग पढ़िएगा कैसे, ये बिल्कुल आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आप लोगों को, ठीक है। न्यूरोकॉग्निटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया को पढ़ते हैं। अभी देखिए न्यूरो कॉग्निटिव, न्यूरो न्यूरॉन्स हो गया हमारा, कॉग्निशन हमारा जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। तो सिजोफ्रेनिया कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम इसको, देखिए। तो चलिए भाई, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, अब जिसको सिजोफ्रेनिया है, ठीक है, जिसको सिजोफ्रेनिया हुआ है, तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि उसकी जो कॉग्निटिव इंपेयरमेंट होगा, वहां पर जो कॉग्निशन है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी? पहली है अटेंशन डेफिशिएट। कॉग्निशन में आप इंफॉर्मेशन को सबसे पहले रिसीव करते हैं, हमने पढ़ा था रिसीविंग इंफॉर्मेशन हमारे सेंसेस के थ्रू, उसके बाद उसको प्रोसेस करना, एनकोड करने के बाद उसको प्रोसेस करना, फिर स्टोर करना, और समय आने पर जब भी हमें ज़रूरत हो तो हम उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं। और इसके लिए हमें अटेंशन की ज़रूरत होगी। अगर आप अटेंटिव नहीं होंगे तो आपकी जो इंफॉर्मेशन एसएम से एसटीएम में नहीं जाएगी, एसटीएम से एलटीएम में नहीं जाएगी। सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो अटेंशन डेफिशिएट, डिफिकल्टी फोकसिंग और शिफ्टिंग अटेंशन, ये आपको नजर आएगा। जिनको सिजोफ्रेनिया है वो आसानी से फोकस नहीं कर पाएंगे और अपने अटेंशन को शिफ्ट भी नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ एक स्क्रीन है, मैं सेकंड स्क्रीन से भी पढ़ा रहा हूँ तो दूसरी में देख रहा हूँ, मैं आसानी से वो वर्ड ना ढूंढ पाऊँ जो मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, या जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो ये कंटिन्यूस परफॉर्मेंस टेस्ट अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अटेंशन डेफिशिएट आपको नजर आएगा। मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब वो एनकोडिंग में उनको प्रॉब्लम होगी और रिट्रीवल में उनको प्रॉब्लम होगी। वो एनकोड नहीं कर पाएंगे, प्रोसेस नहीं कर पाएंगे अच्छे से, और रिकॉल नहीं कर पाएंगे जब भी जरूरत होगी। एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन, मतलब देखिए डिसफंक्शन एग्जीक्यूटिव मतलब जब आप काम को कंप्लीट कर रहे हैं, कंप्लीट कब होगा? आप जब प्लान करेंगे। तो डिसफंक्शन ही है तो आप प्लान करने में सक्षम नहीं रहेंगे यार, प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम आएगी उनको, वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। डिसीजन मेकिंग, ये सभी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है, ठीक है। कॉग्निटिव इंपेयरमेंट भाई, और इन सबको मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि कॉग्निशन में ठीक ठाक बढ़िया वाली है, जो आपको कमी नजर आएगी, इंपेयरमेंट हानि वहां पर नजर आएगी, ठीक है। एंड्योरिंग एंड कंट्रीब्यूट टू द डिसेबिलिटी एसोसिएटेड विद सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स में इस तरह की जो प्रॉब्लम बड़ी आम है, और ये है तभी तो इनको सिजोफ्रेनिया हम ये भी बोल सकते हैं एक किस्म से, है ना। तो चलिए आगे कोमॉर्बिडिटी को पढ़ते हैं। कोमॉर्बिडिटी दैट मीन्स को अकरिंग कंडीशन, कि एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के साथ इस पर्सन को, आरब को, दूसरी मेंटल हेल्थ कंडीशन भी ये सफर कर रहा है। हो सकता है सिजोफ्रेनिया के साथ साथ डिप्रेशन, मेजर डिप्रेसिव एपिसोड भी बिल्कुल कॉमन है। एंजाइटी डिसऑर्डर, जीएडी या फिर पैनिक अटैक भी बिल्कुल कॉमन है। अब किसी को ऐसी इंफॉर्मेशन नजर आ रही है जो है ही नहीं, या आवाज़ें ऐसी नज़र आ रही, तो हो सकता है वो आवाज़ें इतनी भयानक हों कि उसको पैनिक अटैक आ जाए,
उसको एंजाइटी होना शुरू हो जाए, तो ये भी पॉसिबल है। सब्सटेंस अब्यूज जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ऐसा देखा गया है कि 50% ऑफ इंडिविजुअल विद सिजोफ्रेनिया स्ट्रगल विद सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिनको सिजोफ्रेनिया, अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है, अजीब अजीब से सीन नजर आ रहे हैं, तो उससे छुटकारा पाने के लिए इन ऑर्डर टू गेट रेड ऑफ देम क्या करेंगे, वो ड्रग को अब्यूज करना शुरू करेंगे। समझ में आ रहा है भाई? काफी परेशान हो, कुछ मूवीज में ऐसा होता है कि उन्हें सांप ही सांप नजर आते हैं, तो वो क्या करेंगे, अल्कोहल कंज्यूम कर लेंगे और आराम से चैन की नींद सो जाएंगे। ऐसा होता है। तो हो सकता है ऐसा, मोस्टली चांसेस में देखा गया कि जो 50% है जो पॉपुलेशन जिनको सिजोफ्रेनिया है, वो सब्सटेंस अब्यूज भी करते हैं। अब सब्सटेंस अब्यूज की वजह से सिजोफ्रेनिया होता है या सिजोफ्रेनिया की वजह से सब्सटेंस अब्यूज होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सोशल इशू, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, होमलेस, फिजिकल हेल्थ, तो हेल्थ कंडीशन। अब हेल्थ कंडीशन कैसे, सिजोफ्रेनिया की वजह से ऐसा कंसीडर किया जाता है कि एक पर्सन की 12 to 15 ईयर लाइफ है जो कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि भाई हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगा तो कैसे कोई पर्सन ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सुसाइड के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे अभी आपने ऊपर फोटो देखी, इतना परेशान हो जाना अपने एनवायरनमेंट से, उन इन्फॉर्मेशन से, एक पर्सन सुसाइड तक अटेम्प्ट कर सकता है। टेस्ट फॉर सिजोफ्रेनिया, इफ अ पर्सन वांट टू डायग्नोस सिजोफ्रेनिया, सो वहां पर आपको क्लिनिकल इवेल्युएशन में कुछ टेस्ट नजर आएंगे जो कि एक पर्सन पर आप अप्लाई कर सकते हैं डायग्नोस करने के लिए वेदर दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सिजोफ्रेनिया और नॉट। सो न्यूरोकॉग्निटिव टेस्टिंग टू एसेस कॉग्निटिव एंड परसेप्चुअल एबनॉर्मेलिटीज को मेजर करने के लिए, मतलब कॉग्निटिव प्रोसेसेस को और परसेप्चुअल एबनॉर्मेलिटीज को, क्या उनको कोई परसेप्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या नहीं है, तो उनके लिए कुछ टेस्ट हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है कॉन्टिन्यूअस परफॉर्मेंस टेस्ट। कंटिन्यूअस परफॉर्म, बिल्कुल नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एक पर्सन उसकी अटेंशन को सस्टेन करने में काबिल है या नहीं है, वेदर ए पर्सन इज एबल टू सस्टेन देयर अटेंशन और नॉट, और टू कंट्रोल इम्पल्स, क्या वो अपनी इम्पल्सिस को कंट्रोल कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो चांसेस है कि उनको सिजोफ्रेनिया है। सो इंडिविजुअल विद सिजोफ्रेनिया ऑफन शोज डेफिशिएट इन मेंटेनिंग फोकस, जिनको सिजोफ्रेनिया होगा उनको फोकस करने में प्रॉब्लम होती ही होती है, तो डेफिनेटली उनका अटेंशन स्पैन ऑफ अटेंशन बहुत कम होगा। सो यहाँ से आपको एक हिंट मिल जाएगा, हाँ कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। कोवर्ट विजुअल ओरिएंटिंग टेस्टिंग, कोवर्ट विजुअल क्या कहता है कि एबिलिटी टू शिफ्ट अटेंशन टू द विजुअल स्टिमुली, मीन्स कोई पर्सन यहाँ देख रहा है फिर वहां देख रहा है, उसको वो वर्ड ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हम ये कह सकते हैं टेंशन को शिफ्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो हम कहेंगे कि वो आसानी से अटेंशन नहीं कर पा रहा। ठीक है, मैं स्क्रीन से देख रहा हूँ, कभी उस स्क्रीन से देख रहा हूँ, मुझे वो वर्ड ही नहीं मिल पा रहा, तो आप इस वाले टेस्ट से, कोवर्ट विजुअल ओरिएंटिंग टेस्ट से ये मेजर कर सकते हैं कि आप वो विजुअल स्टिमुली को ठीक ढंग से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट है स्ट्रूप टेस्ट। स्ट्रूप टेस्ट सेलेक्टिव अटेंशन को इवेल्युएट करता है, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को इवेल्युएट करता है। अब ये क्या है, अब मैं अगर आपको इसका एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप ये लीजिए, आप मुझे बताइए ये कौन सा कलर है, ठीक है। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स कहें कि ये तो ब्लैक है, लेकिन हो सकता है कुछ कहें ये तो रेड है। सो रीडिंग ए वर्ड इंस्टेड ऑफ नेमिंग द इंक बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि आपके जो ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सेज है, जो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, दैट मीन्स जो हम अपने आप दे देते हैं देखते ही कि ये कौन सा कलर है, भाई ब्लैक है ना, लेकिन पढ़ने वाला डायरेक्टली हम वर्ड की बजाय कलर की तरफ ध्यान देंगे, रेड की। तो सेलेक्टिव अटेंशन को इवेल्युएट करने के लिए स्ट्रूप टेस्ट का यूज किया जाता है। मेमोरी टेस्ट, मेमोरी टेस्ट क्या करेगी कि आपकी इनकोडिंग और रिट्रीवल प्रोसेस को मेजर करेगी कि आपकी इनकोडिंग ठीक है, आप इंफॉर्मेशन को ठीक ढंग से रिसीव कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं, प्रोसेस ठीक ढंग से कर पाए, तो मेमोरी टेस्ट आपका ये इवेल्युएट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एटियोलॉजी ऑफ सिजोफ्रेनिया। सो देखिए, हमने जितने भी डिसऑर्डर्स पढ़े उनमें मोस्टली कुछ चीज़ें बहुत कॉमन थी, उनमें से जेनेटिक एक है, हर बार हम जेनेटिक्स को रीड करते हैं, तो सिजोफ्रेनिया में भी कुछ ऐसा है कि ये कॉम्प्लेक्स मेंटल डिसऑर्डर है, तो भाई जेनेटिक, प्रीनेटाल, एनवायरनमेंट और सोशल फैक्टर्स सभी का कॉम्बिनेशन, ये बात ध्यान रखना भाई, कोई भी एक इंडिविजुअल फैक्टर अभी तक ऐसा नहीं है जो आपको ये कह सके कि दिस इज द ओनली दैट लीड्स टू सिजोफ्रेनिया, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ठीक है। सो इसको समझने के लिए आपको कॉम्बिनेशन समझना होगा कि जीन्स के साथ साथ एनवायरमेंट के साथ साथ हो सकता है प्रीनेटाल फैक्टर्स, हो सकता है कुछ अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो किसी पर्सन को सिजोफ्रेनिया होने के। ठीक है। सो जेनेटिक को देख लेते हैं एक बार, हम इसको सुपरफिशियल तरीके से करेंगे क्योंकि अब तक हम काफी बार एटियोलॉजी ऑफ डिसऑर्डर्स पढ़ चुके हैं, तो आपको ये खुद एक बार रीड करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। जेनेटिक वल्नरेबिलिटी सिजोफ्रेनिया में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर किसी के मम्मी पापा को सिजोफ्रेनिया रहा है तो ऑब्वियसली चांसेस है कि बच्चों को भी सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस रहते हैं। ट्विन स्टडी कहती है कि अगर आइडेंटिकल ट्विंस हैं तो चांसेस है कि एक बच्चे को सिजोफ्रेनिया के मतलब एक को है तो दूसरों को 50% चांस है, और अगर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हैं, ठीक है, तो उसमें 17% कम हो जाएंगे चांस। ठीक है। अडॉप्शन स्टडीज कहती है कि चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट्स विद सिजोफ्रेनिया हैव हाई रिस्क ऑफ इवन इफ रेज सेपरेटली। भाई अगर आप उनको अलग भी रखेंगे तो भी सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स के जो जीन्स है वो उनके पास आए हैं। ठीक है। लेकिन ओनली जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल है, ये इम्पॉसिबल है। जीन्स के साथ साथ एनवायरमेंट भी है। अब एनवायरमेंट को डिस्कस करने से पहले हम प्री नटाल फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, प्री नटाल कॉम्प्लिकेशंस। अब ये प्रसव के से पहले हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी से पहले प्री नटाल पीरियड। ठीक है। सो वो तो यहाँ पर लो ऑक्सीजन लेवल, अगर ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर नहीं है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान या विंटर और स्प्रिंग सीजन में जो बच्चे होते हैं उस दौरान जो वायरल इन्फेक्शन या विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये चांसेस बढ़ जाते हैं। चिल्ड्रन विल बी मोर वल्नरेबल टू सिजोफ्रेनिया, चांसेस बढ़ जाएंगे कि उनको ज़रा सा एनवायरनमेंट मिला तो वो जीन्स या हम कहेंगे वो सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, उनको सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे एज कंपैरिजन टू दोज हु हैव नॉर्मल या हम कहें हेल्दी हेल्थ, जो उनका जिनका हेल्थ बहुत अच्छा है, गुड हेल्थ हम कहें। ठीक है। फेटाल ग्रोथ, अब फेटाल समझते हैं भ्रूण जो बेबी होता है पेट में, जो गर्भ में गर्भाशय में जो बच्चा होता है उसको फेटाल बोलते हैं। अगर उसका लो बर्थ वेट, स्लो फेटाल ग्रोथ है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनको सिजोफ्रेनिया होंगे। हिपोक्सिया कहता है कि लो ऑक्सीजन लेवल, अभी अभी हमने पढ़ा, ठीक है, ड्यूरिंग बर्थ और बिफोर बर्थ, ये एक बड़ा रीजन रह सकता है। अभी देखिए ऑक्सीजन लेवल लो होगा तो ऑब्वियस है कि ब्रेन की डेवलपमेंट पर उनका अफेक्ट होगा ही होगा, और यहाँ पर हिपोकैम्पस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो सिजोफ्रेनिया में। ठीक है। तो वो भी अफेक्ट होगा, अगर वो अफेक्ट होगा तो आपको पता है हिपोकैम्पस बायलेटरल होता है तो दोनों तरफ ब्रेन के, तो वो पूरी ही बॉडी फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगा। ठीक है। कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं यहाँ पर, इन्फेक्शन जिसमें वायरल इन्फेक्शन ऐड हुआ है। ठीक है। चाइल्डहुड एंटीसीडेंट जिसमें आप एनवायरनमेंट बोल सकते हैं, एनवायरनमेंट के साथ कुछ ऐसी ट्रॉमेटिक इवेंट या अब्यूज बच्चे के साथ हुआ हो, सोशल एडवर्सिटीज कुछ भी ऐसा हुआ हो जो कि चांसेस बढ़ जाते हैं। जीन्स अगर हैं तो इन एनवायरनमेंट, ये जो ज़्यादा ऐसा होता है ना कि अगर इसको ना एग्जाम्पल समझने का सभी डिसऑर्डर्स के लिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल ये है कि आपको कोई आयरन रोड को ब्रेक करना है, यू वॉन्ट टू ब्रेक एन आयरन रोड, लेकिन अगर आपने सुना है कि लोहा गर्म है तो वो जल्दी से टूट जाता है ना, वो पिघल जाता है, रेड रेड कलर का हो जाता है ना। तो अगर लोहा गर्म है तो चांसेस है जल्दी टूट जाएगा, लेकिन ठंडा है तो चांसेस है कम टूटेगा। तो ठंडे पर्सन को आप हेल्दी पर्सन कंसीडर करें, ठीक है, और जो गर्म आयरन को आप है जो इल पर्सन या हम कहें किसी तरह से वल्नरेबल पर्सन कंसीडर करेंगे कि अगर इनको ज़रा सी चोट लगी ये टूट जाएगी। ठीक है। तो ऐसे आप समझिए कोई भी डिसऑर्डर ऐसा नहीं है कि कोई एक ही फैक्टर है जिसकी वजह से वो डिसऑर्डर हो गया है, कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। कॉम्बिनेशन के बिना कोई भी ऐसी स्टडीज़ नहीं है जो एक को ही अप्रूवल दे दे कि नहीं नहीं बस आप जेनेटिक्स है, जीन्स की वजह से ही सिजोफ्रेनिया हुआ है। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जीन्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चांसेस है, अगर जीन्स में नहीं होगा तो एनवायरनमेंट इफेक्ट कम करेगा, लेकिन अगर जीन्स में है और एनवायरनमेंट भी है तो जल्दी इफेक्ट करेगा। सब्सटेंस यूज इन सिजोफ्रेनिया को बात करते हैं। आपने देखा और सुना और पढ़ा कि 50% पीपल जिनको सिजोफ्रेनिया है वो सब्सटेंस अब्यूज करते हैं भाई। तब आप बताइए क्या सब्सटेंस अब्यूज करने से सिजोफ्रेनिया होता है या सिजोफ्रेनिया से सब्सटेंस अब्यूज होता है? सो रिलेशनशिप बिटवीन सब्सटेंस यूज इन सिजोफ्रेनिया बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है।
लेकिन आप ये कह सकते हैं कि देखिए जिन लोगों को हेलोसिनेशन है या हम कहें सिजोफ्रेनिया है, सिजोफ्रेनिया है भाई आरव को, आपने यहाँ पे नाम लिखा आरव को। अब सिजोफ्रेनिया है तो ये कहेंगे हम इनको हियरिंग, अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देंगी, और विजुअल डिल्यूजन, बस हम 2 ही 3 फीचर्स इनका लेकर चलेंगे एग्जाम्पल को समझाने के लिए। और एक पर्सन है आरव ने क्या किया, एक दिन ड्रिंक की, अच्छे वाली ड्रिंक की, अल्कोहल कंज्यूम किया। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करेंगे बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा, एक ऐसी स्टेज आएगी कि आप खुद से ही बातें करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया, वो अपने आप से ही बात है, एक ही बात को बार बार रिपीट करेंगे। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कोई भी सब्सटेंस अब्यूज करने के बाद आपके जो ये सिम्टम्स हैं जो कि सिजोफ्रेनिया के हैं, ये और भी बुरे हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? सिज़ोफ्रेनिया के जो सिम्पटम्स हैं, हो सकता है आपको अजीब सी आवाज़ें सुनाई दें, आपको लगे कि वो मेरे बारे में बात करें, चलो हम उनके सबक सिखाते हैं। आपने देखा होगा कि शराब पीने के बाद लोगों के झगड़े बढ़ जाते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने ये बात गलत कही है, उनको मुझे नहीं कह, वो आपस में बात कर रहे हैं। उनको लगता है कि मेरे बारे में बात करें, चलो इनको सबक सिखाते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। सो सिज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम्स सब्सटेंस अब्यूज़ करने से बढ़ जाते हैं, आप ये कह सकते हैं। सब्सटेंस अब्यूज़ करना आपके सिम्टम्स को और भी बुरा बना सकता है, ठीक है। लेकिन हम ये कहेंगे कि कुछ फैक्टर्स हैं या कुछ सब्सटेंस है जिनका रिलेशनशिप बताया गया, उनको हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि उनमें कैनाबिस है, कैनाबिस लिंक टू इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग सिजोफ्रेनिया। अगर कोई पर्सन कैनाबिस यूज कर रहा है तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि उसको सिजोफ्रेनिया हो जाए, ठीक है। स्टडीज कहती हैं कि डबल हो जाएगा रिस्क, अगर चांसेस मतलब 50-50 हो जाएगा। मतलब अगर आप ये कह सकते हैं कि आपको 50% चांस है सिजोफ्रेनिया होने के जीन्स की वजह से, और आप कैनबिस कोई पर्सन है जो यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो 100% चांस होंगे, डबल हो गए डायरेक्ट, कि उस पर्सन को सिजोफ्रेनिया होगा ही होगा, ठीक है। However, it is unclear whether cannabis use is a cause or as a result of schizophrenia. अब ये नहीं कोई कह सकता कि कैनाबिस यूज करने से सिजोफ्रेनिया हुआ है या सिजोफ्रेनिया का रिजल्ट है कि हम अब कैनाबिस यूज कर रहे हैं। सो कोज है या रिजल्ट है, ये हम नहीं कह पाएंगे। एम्फेटामिन और अदर स्टिमुलेंट्स की बात कर लेते हैं। एम्फेटामिन एंड सिमिलर स्टिमुलेंट इंक्रीज डोपामिन लेवल इन द ब्रेन, वो भी सिम्टम्स को बुरा कर देगी, जैसे कि हमने अल्कोहल की बात की, ठीक है। So these drug can also cause stimulant psychosis which mimic schizophrenia and may lead to misdiagnosis। और ऐसा भी कुछ केसेस में देखा गया है कि जो लोग इनको कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जब आप उनको डायग्नोज करेंगे तो वो हमारे डायग्नोज को भी खराब कर सकते हैं, कि हो सकता है वो वैसे ही उनको, मतलब हम ये कहें कि वो सिर्फ उन ड्रग्स को कंज्यूम करने के बाद उनका रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उनको सिजोफ्रेनिया ना हो, लेकिन सिम्टम्स तो वैसे नजर आएंगे, तो ये इसमें हमारा डायग्नोसिस गलत हो सकता है। हेलोसिनेशन की बात करते हैं। अब कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि एलएसडी, केटामिन, पीसीबी, अब इनसे हेलोसिनेशन होता है, या हम कहें हेलोसिजेंस इन कैटेगरी में आते हैं कि यहाँ पर आपके सिम्टम्स वैसे ही होंगे जैसे सिजोफ्रेनिया में होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपको पॉजिटिव सिम्टम्स देखने को मिले, हो सकता है आपको नेगेटिव सिम्टम्स देखने को मिले। टोबैको यूज की बात कर लेते हैं। अब भाई जो सिजोफ्रेनिया है, ऐसा पाया गया है, ऐसा मोस्टली केसेस में देखा गया है कि वो स्मोक करते हैं देन जनरल पॉपुलेशन। जिनको सिजोफ्रेनिया है आर मच मोर लाइकली टू स्मोक टोबैको देन जनरल पॉपुलेशन, आम व्यक्ति की बजाय उन लोगों में ये केसेस ज़्यादा देखे गए हैं। डिस्पाइट हाई स्मोकिंग रेट हैव, और जबकि उनको कैंसर, लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ऐसा देखा गया, स्टडीज कहती है, मैं नहीं कह रहा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो स्मोकिंग कर रहा है, क्योंकि देखिए जो स्मोकिंग करता है वहाँ पर लिखा होता है पैकेट पर कि स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, है ना। अब वो आपके हेल्थ, फेफड़े, कैंसर कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को कुछ होता ही नहीं भाई, लंबे टाइम तक वो बूढ़े हो जाते हैं लेकिन वो स्मोकिंग करते रहते, कुछ नहीं होता। इस मामले में हम ये कह सकते हैं कि उनके जेनेटिक फैक्टर्स और मेडिकेशंस इफेक्ट हो सकता है, वो कुछ ऐसी दवाइयां ले रहे हो सकता है उनके जीन वहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वेदर दैट पर्सन विल सफर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिसीज ड्यू टू स्मोकिंग।
सो वो करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करेगा उसके जेनेटिक फैक्टर्स पर, ठीक है। सोशल एडवर्सिटी क्या कहती है कि पॉवर्टी, अब्यूज, ट्रॉमा इन चाइल्डहुड इंक्रीज द रिस्क ऑफ सिजोफ्रेनिया। या एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आ जाएंगे कि किसी ने माइग्रेशन किया है या किसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं किसी पर्सन को सिजोफ्रेनिया होने के। अर्बन सिटीज़, अब आप अर्बन सिटीज़ कहेंगे कि भाई अर्बन सिटी में रहने वाले क्या, मतलब ये तो कोई रिलेशनशिप नहीं रही, लेकिन यहाँ भी रिलेशनशिप है। अर्बन एरियाज़ में सिजोफ्रेनिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कंपैरिजन टू रूरल एरियाज़, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम ये कह सकते हैं ड्रग इजीली मिल जाएंगे, स्ट्रेसफुल लाइफ होगी क्योंकि अपने वर्कलोड को लेकर हम ये कह सकते हैं, है ना। तो ऐसा पाया गया है कि study shows that people in highly urbanized environment that have a 68% to 77% higher risk of developing psychosis including schizophrenia also. okay, environment अब हम डिस्कस कर चुके हैं, environment में आपकी social condition, stress, trauma सब कुछ include हो जाएगा। instincts for self respect, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की डिज़ायर होती है कि उनको सम्मान मिले लेकिन नहीं मिलता, तो हम ये कह सकते हैं कि जब उनको चाहत का सामान ना मिले, सामान नहीं कहेंगे, जब उनकी इच्छाएं पूरी ना हो, डिजायर जब किसी की इनकम्प्लीट रह जाए तो भी सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है, हम ये कह सकते हैं इंट्रोवर्ट। अब इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट के कंपैरिजन में आप देखेंगे ना, तो इंट्रोवर्ट को चांसेस ज़्यादा होंगे सिजोफ्रेनिया के, क्योंकि वो बंदा खुद में ही रहता है, बातें शेयर नहीं करना जानता, ठीक है। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंट्रोवर्ट को सिजोफ्रेनिया होगा ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ स्टडीज़ में देखा गया होगा, या हम ये कह सकते हैं जिनको सिजोफ्रेनिया रहा होगा तो उनमें से कुछ केसेस इंट्रोवर्ट भी रहे होंगे, तो इसीलिए पर्सनैलिटी टाइप भी यहाँ पर ऐड हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखना, जब किसी पर्सन को डिसऑर्डर होता है ना, वो एक पर्सन के बेस पर सबको कैटेगराइज नहीं किया जाता, बल्कि जैसे 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 डाटा कलेक्ट होता रहता है। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया आरव, अर्जुन, अभिनव और आकाश, ठीक है। अब इनमें कुछ सिम्टम्स हैं, इनके कुछ सिम्टम्स हैं, इनके कुछ सिम्टम्स हैं और इनके कुछ सिम्टम्स हैं भाई। तो इन सभी के सिम्टम्स में जो कॉमनैलिटीज़ हैं, जो मेन फैक्टर्स हमें नज़र आएंगे कि ये रीज़न हो सकता है, तो वो एक पूरी लिस्ट बन जाएगी और वो एटियोलॉजी में हम डाल देंगे। तो ऐसा ही है, ज़रूरी नहीं है सबको एक ही रीज़न से हुआ हो। नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं, हमने एटियोलॉजी को किया, न्यूरोकोग्निटिव फंक्शनिंग एस्पेक्ट इन सिजोफ्रेनिया। सो न्यूरोकोग्निटिव फंक्शन अभी अभी वैसे तो डिस्कस किया था, लेकिन वो ब्रीफ में था, ये डिटेल में आपको मिलेगा। सो न्यूरोकोग्निटिव फंक्शंस रेफर्स टू हाउ वेल द ब्रेन प्रोसेस इंफॉर्मेशन, कैसे आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है, उसमें आपकी मेमोरी, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। In schizophrenia, these cognitive functions are often impaired, which significantly impact a person's ability टू फंक्शन इन डेली लाइफ। तो वो एक पर्सन की डेली लाइफ को अफेक्ट करेगी ही करेगी। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इन सिजोफ्रेनिया को हम देख लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपको कॉग्निटिव डेफिशिएट सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, जिसमें क्या होगा, आपकी मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम, अटेंशन रिलेटेड, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस रिलेटेड, आप काम को पूरा नहीं कर पाएंगे, प्लान नहीं कर पाएंगे, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, स्पीड आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में कम हो जाएगी। ये सभी सिम्टम्स आपको नजर आएंगे। और these symptoms are more strongly linked to functional outcome. Functional outcome that means ये symptoms जब होंगे, फॉर एग्जाम्पल आप बाजार गए हैं, मार्केट आप गए हैं और आपको 2-3-4 सामान है जो लेने थे वो आप भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं? क्योंकि आप इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली इनकोड नहीं कर पाए, फिर प्रोसेस नहीं कर पाए, फिर रिकॉल नहीं कर पाए। कमाल की बात। तो फंक्शनल आउटकम्स दैट मीन्स एबिलिटी टू वर्क और लिव इंडिपेंडेंटली, आपको इंडिपेंडेंट रहने में प्रॉब्लम नजर आएगी। साइकोटिक सिम्टम्स में आपको हेलोसिनेशन और डिल्यूजन नजर आएगा। बड़ा आसान है। सो नेक्स्ट, कोग्निटिव डेफिसिट, जैसा कि हमने कहा कि वर्बल मेमोरीज, तो वर्बल मेमोरीज में आपको मतलब कोग्निटिव डेफिशिएट में वर्बल मेमोरी एक पॉइंट आता है जहां पर एक पर्सन को, आरव को, स्पोकन और रिटन इंफॉर्मेशन याद नहीं रख पाएगा, ठीक है, ऐसा आप ध्यान रखें। एग्जीक्यूटिव फंक्शन, वो प्लान नहीं कर पाएगा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा। हम यहाँ पर चीज़ नहीं कहेंगे या सामान नहीं कहेंगे, थिंग्स नहीं कहेंगे, क्योंकि हम वी आर टॉकिंग अबाउट कोग्निटिव, ठीक है, कोग्निटिव फंक्शनल। तो कॉग्निशन में आपको इंफॉर्मेशन होती है सारी की सारी, सो आप इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में सक्षम नहीं है। इनहिबिट इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर,
आप अपने असंगत व्यवहार, जो आपका नॉर्मल बिहेवियर है, उसको आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और अब नॉर्मल बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अटेंशन एंड विजिलेंस, ट्रबल स्टेइंग फोकस, that person will not able to sustain their attention or will not able to focus at a specific task, हम ये कह सकते हैं बिल्कुल। filtering out distractions, processing speed, अभी mental activities बहुत slow हो जाएंगे। brain region involved, अब cognitive impairment in schizophrenia linked to dysfunction in several brain region, जब schizophrenia में cognitive impairment होता है तो वहाँ पर brain के कुछ हिस्से, जिसमें frontal lobe जो कि functions को execute करने में important role play करता है, टेम्पोरल लोब जो कि मेमोरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हिपोकैम्पस जो कि लर्निंग एंड मेमोरी दोनों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन तीनों पार्ट्स में भी आपको इंपेयरमेंट नजर आएगी जिन लोगों को सिजोफ्रेनिया है। कॉग्निटिव क्लस्टर इन सिजोफ्रेनिया, रिसर्च आइडेंटिफाइड डिफरेंट पैटर्न ऑफ कॉग्निटिव डिस्फंक्शन इन सिजोफ्रेनिया, अलग अलग पैटर्न सिजोफ्रेनिया में नजर आएंगे। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं वो? सेलेक्टिव एग्जीक्यूटिव डिस्फंक्शन, मतलब आपका जो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। एग्जीक्यूटिव एंड मोटर डेफिशिएट, मतलब आपकी थिंकिंग के साथ साथ मोटर मूवमेंट, आपको फिजिकल एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी सिजोफ्रेनिया में एक कॉग्निटिव क्लस्टर में बताया गया है। ठीक है, नॉर्मेटिव फंक्शंस, मिनिमल कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, बहुत कम लेवल पर हम कह सकते हैं। तो ये जो अलग अलग, ये क्लस्टर दैट मीन्स गुच्छा, गुच्छा मीन्स आप ये समझ लीजिए एक के साथ बहुत सारे सिम्टम्स जुड़े हुए हैं। ऐसे जैसे अंगूरों का होता है ना, अंगूरों के गुच्छे को सभी जानते होंगे। ठीक है, सो ऐसा, सो दीज क्लस्टर हाईलाइट द वेरिएबिलिटी इन कॉग्निटिव प्रोफाइल अमंग द पीपल विद सिजोफ्रेनिया, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग सिम्टम्स आपको नजर आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव सिम्टम्स एंड फंक्शनल आउटकम। कॉग्निटिव सिम्टम्स और फंक्शनल आउटकम, हम ना इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जो हम अभी अभी ऊपर रीड किया है ना, वो सेम आपको नजर आएगा कि आपके कॉग्निटिव सिम्टम्स की वजह से आपको जो फंक्शनल आउटकम, मतलब जो आपका आउटपुट निकल कर आएगा, वो क्या आएगा? प्रॉब्लम आएगी आपको वर्बल में, अटेंशन में, फंक्शनिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डेली लाइफ स्किल्स में, हर जगह साइकोटिक सिम्टम्स नजर आएंगे। तो वो सेम पॉइंट आपको, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपकी बुक से एज इट इज मेन टॉपिक लिए गए हैं। जो कंटेंट है वो आपको डिफरेंस नजर आ सकता है, लैंग्वेज चेंज आ सकती है, टर्म्स अलग नजर आ सकती हैं आपको। थियरीज, थियरीज है, फ्रिथ मॉडल है और मैकेना हाइपोथेसिस है। फ्रिथ मॉडल कहते हैं कि कुछ कॉग्निटिव जो डेफिशिएट होगी, उनके कुछ सिम्टम्स हैं, वो क्या होंगे? पॉवर्टी ऑफ एक्शंस, कि एक बंदा, एक पर्सन अपनी इंटेंशन के अकॉर्डिंग अपने एक्शंस नहीं कर पाएगा, कि मैं चाहता हूं कि मैं ये पेन उठा लूं या ये पानी का गिलास उठा लूं, लेकिन मैं नहीं उठा पा रहा हूँ, है ना। डेल्यूजन है ना, हेलोसिनेशन, आपको लग रहा है कि सामने बहुत सारा पानी है लेकिन कुछ नहीं है, समझ रहे हैं। तो डेल्यूजन हेलोसिनेशन बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि आप बोर ना हो जाएं कहीं, लेकिन आपको याद जरूर होना चाहिए। मैकेना हाइपोथेसिस प्रपोज द डेल्यूजन में अराइज फ्रॉम ए डिस्फंक्शन सेमेंटिक मेमोरी सिस्टम, वो कहते हैं कि सेमेंटिक मेमोरी में हमें प्रॉब्लम होने की वजह से डेल्यूजन होता है। देख लो ये क्या कहते हैं। ठीक है, मैकेना की हाइपोथेसिस है ये। कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जो टॉपिक है कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन, कि आपकी जो कॉग्निशन को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ थेरेपीज लें, रेमिडिएशन थेरेपी आर क्रूशियल। ठीक है, जिससे कि आपकी मेमोरी, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इन सब में आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आए और आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो जाएं और आपकी लाइफ की जो क्वालिटी है वो बेहतर हो जाए। बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि क्यों कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, इम्पोर्टेंस क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, सो ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया की बात कर लेते हैं। कुछ ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और सोशल इंटरवेंशन। सो हॉस्पिटलाइजेशन, अब देखिए कुछ लोगों को सिजोफ्रेनिया इतना सीवियर होता है, इतना सीवियर कि वो लोग खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाने के चांसेस रखते हैं। सो अगर ऐसा है, इफ द पर्सन इज डेंजर टू देमसेल्फ और अदर, देन डेफिनेटली वी नीड टू सेंड देम टू हॉस्पिटल, हमें उनको हॉस्पिटल भेज देना चाहिए या उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर देना चाहिए। अब हॉस्पिटल में रखना वो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों हो सकते हैं, वो मेंटल हेल्थ लो डिसाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी मेंटल हेल्थ ड्रॉप इन सेंटर, सपोर्ट ग्रुप्स के साथ उस पर्सन में रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ से आप सपोर्ट लीजिए, इन सर्विसेज का लुत्फ उठाइए, बेनिफिट लीजिए और आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स उस पर्सन के आरव को हेलोसिनेशन या हम डिल्यूजन या हम कह सकते हैं कि सिजोफ्रेनिया से बाहर आने में हेल्प होगी। कुछ
ड्रग्स या हम कहें मेडिकेशन या मेडिसिन की बात करें तो एंटी साइकोटिक मेडिसिन दी जा सकती हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में सिजोफ्रेनिया की, जो कि पॉजिटिव सिम्टम्स को, ये बात ध्यान रखना, पॉजिटिव सिम्टम्स को कम करेगी। पॉजिटिव सिम्टम्स हेलोसिनेशन, डिल्यूजन, इनको कम करेगी। अब उनको एबनॉर्मल बिहेवियर ऐड नहीं होगा, एडिशन ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं, नॉर्मल बिहेवियर, तो ये ऐड होना बंद हो जाएगा, उसको अजीब अजीब सी आवाजें सुननी बंद हो जाएगी। तो एंटी साइकोटिक मेडिसिन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, भाई इनमें एग्जांपल आता है क्लोरप्रोमेजिन और हेलोपेरिडोल। अब ये क्या करती हैं भाई, लेकिन इनका ना एक ये नेगेटिव सिम्टम्स को क्योर करती हैं। जो फर्स्ट जनरेशन जो मेडिसिन है एंटीसाइकोटिक ड्रग, ये फर्स्ट नेगेटिव सिम्टम्स को क्योर करेगी, कि हम ये कह सकते हैं कि आपके नॉर्मल बिहेवियर में जो आपको डिक्रीमेंट नजर आ रहा है, डिक्रीज जो हो रहा है, उसको कम करने में हेल्प करेगी, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड जनरेशन है ये पॉजिटिव को भी करती है और नेगेटिव को भी करती है, इसमें ओलेंजापिन और क्लोजापिन आ गई है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाली ना जो फर्स्ट जनरेशन है, इसमें जो चांसेस हैं वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट की, अनचाही जो मूवमेंट है जो बॉडी में, इसका साइड इफेक्ट है। लेकिन सेकेंड जनरेशन वाली में जो साइड इफेक्ट है वो इतना सीवियर नहीं है जो कि फर्स्ट जनरेशन वाली में। ये बात ध्यान रखना, एंटीसाइकोटिक पॉजिटिव सिम्टम्स को क्योर करती है, फर्स्ट जनरेशन मोस्टली नेगेटिव सिम्टम्स को, और सेकेंड जनरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव तीन दोनों को करती है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन मेडिसिन का जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होंगे, उनका जो साइड इफेक्ट ये है कि उनको टेरिडिव डिस्केंसिया बोला जाता है, जो कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट उस पर्सन की बॉडी में नजर आएंगी। लेकिन सेकंड जनरेशन में आपको सिर्फ वेट गेन से रिलेटेड या मेटाबॉलिक इशू से, जो कि उतना सीवियर नहीं है कि जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट तक आप कंपेयर करें, ठीक है। तो ये हमारे पास मेडिकेशंस हैं। क्लोजापिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस सिजोफ्रेनिया बट रिक्वायर रेगुलर ब्लड मॉनिटरिंग ड्यू टू द रिस्क ऑफ सीवियर साइड इफेक्ट। अब ये ड्रग है, इसका यूज करते वक्त हमें रेगुलर है जो हमारा ब्लड चेकअप करवाना पड़ेगा। मेडिकेशंस जो हैं ये हमने जो बताई हैं, ये 7 to 14 डेज विल टेक टू शो देयर मेन इफेक्ट। तो 17 से 14 दिन, 2 हफ्ते, 2 वीक, तो आपको रिजल्ट्स आने में, आपको इफेक्ट देखने में कम से कम 2 हफ्ते लग सकते हैं। सीबीटीज, कॉग्निटिव बिहेवियरल साइकोलॉजिकल थियरीज, आप साइकोलॉजिकल थियरीज में सीबीटी लगा सकते हैं, सीबीटी हम डिस्कस नहीं करेंगे। मेटा कॉग्निटिव ट्रेनिंग कि आप अपने कॉग्निशन को देखें, क्या सोच रहे हैं, और डायरेक्ट आप कंक्लूजन पे अगर भाग रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस है फॉल्स बिलीव में, तो उनको रिप्लेस करने के लिए, उनको हेल्दी थिंकिंग पैटर्न से चेंज करने में एमसीटी, मेटा कॉग्निटिव ट्रेनिंग हमारी हेल्प करती है। then you will be able to aware about your current cognition। आप अपनी इंफॉर्मेशन जो भी आप सोच रहे हैं उनसे अवेयर हो पाएंगे। फैमिली थेरेपी और एजुकेशन, फैमिली थेरेपी, आप अपनी फैमिली को एजुकेट करें, जो भी हैं उनको इनके बारे में बताएं, और बिल्कुल आसान है। और आपकी फैमिली के सपोर्ट के बिना, या किसी भी उस पर्सन जो सिजोफ्रेनिया से सफ़र कर रहा है, अपनी फैमिली, सोशल स्किल ट्रेनिंग, सोशल कम्युनिकेशन, ये देखिए सिजोफ्रेनिया जब होता है तो डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि आप ना इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस गलत तरीके से कर रहे हैं, आपके फॉल्स बिलीव हो रहे हैं। तो उसमें सीबीटी मुझे लगता है कि एक अच्छी साइकोथेरेपी है, जो कि यूज़ करने पर सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में आपको चेंज या आपको थोड़ा सा सुधार देखने को मिलेगा। उसी प्रकार अगर आप उनकी फैमिली में भी इनके सिम्टम्स के बारे में, उनके एनवायरनमेंट के बारे में बताया जाए, उनको इन्फॉर्म किया जाए, अवेयर किया जाए, तो डेफिनेटली दे विल कंट्रीब्यूट, एंड वो पर्सन बिल्कुल आसानी से जल्दी ठीक हो जाएगा। कुछ थेरेपीज जिसे हम आर्ट थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, या सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, आप ये कह सकते हैं कि आप एक उनके कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सभी को बुलाएं, वहाँ पर उनको उनके बारे में अवेयर करवाएं। तो इन सभी चीज़ों में जहाँ पर एक पर्सन को ऐसा महसूस हो कि वो ठीक है, बिल्कुल सही है, उसके सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन वो इसको चेंज कर सकता है। ये सभी चीज़ें, ये थेरेपीज़, ये आपने समझा कि क्या हम सिजोफ्रेनिया में डिस्कस करते हैं, और ये हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट यहाँ पर। उम्मीद है कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, और भाई चलो अच्छा लगा तो बेहतर है, और नहीं लगा तो हम फिर से कोशिश करेंगे आपको कुछ ना कुछ बेहतर प्रोवाइड करवाने की। तो तब तक के लिए नमस्कार, आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।
Thank you for watching this video. Have a nice day.